everyone, this is Anshi Yadav. For those who are new to my channel, I was a NEET 2022 aspirant and it was my first attempt of NEET, and currently I am first year MBA student at Sardar Patel Medical College Bikaner. सो वेलकम टू माई चैनल. आई होप यू आर डूइंग गुड और आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपका नीट 2023 का जो पेपर है वो बहुत नज़दीक आ चुका है, तो अभी आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से लगे होंगे. ये वाला जो वीडियो है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं और मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं उस बारे में डिस्कस करूँगी आपके साथ, क्योंकि आपको पता है कि नीट 2022 जो था उसमें बहुत सारे असर्शन रीज़न क्वेश्चंस आए थे, तीनों सब्जेक्ट में आए थे और पेपर का जो पैटर्न है वो रिपीट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है. सो हमें कुछ पता नहीं है तो हमें तैयारी करके रखनी चाहिए. तो उसी के लिए मैं असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन पे वीडियो बना रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो सबसे पहली चीज़ तो असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस को सोल्व कैसे किया जाता है. असर्शन रीज़न वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो आपकी एक स्टेटमेंट आती है वो उसका एक स्टेटमेंट होती है असर्शन, और उसका आपको जो नीचे लिखा होता है वो एक रीज़न लिखा होता है. अगर आपको लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, ये तो आप डिसाइड कर लेंगे. मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है रीज़न जानने में कि ये रीज़न इसका है या इसका रीज़न नहीं है ये. सो उसको आपको हमेशा बिकॉज ये सिंस लगा के चेक करना होता है. मतलब अगर आप असर्शन वाली स्टेटमेंट को पढ़िए और बिकॉज लगा के उसके नीचे वाली स्टेटमेंट को पढ़िए तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे ना असर्शन रीज़न के वो आपके सोल्व हो जाएंगे. आपको देखना है कि क्या इसका कारण ये है या फिर ये कुछ अलग ही चीज़ लिखी हुई है जो कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट इसका कारण नहीं है. तो वो चीज़ें आपको समझनी होती है असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस में. इनकी आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन इतने कॉमन नहीं है. अब तो नीट में आने लग गए हैं, पहले ये एम्स में आते थे. सो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है. इस टाइप से आपको असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने होते हैं. लाइक बायो में, फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में, तीनों में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो बायो में ये जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले ये प्लांट फिजियो में से ये क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि प्लांट फिजियो में जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं. लाइक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है वो टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये वाले जो सारे टॉपिक्स हैं ना आपको पता है कि ये कितने कॉन्सेप्चुअल है. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है. इसमें से आपके क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है. तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि इस प्लांट फिजियो वाले टॉपिक की या फिर इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स है जिनमें आपका कॉन्सेप्ट्स जो है वो यूज़ होते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट आप एकदम टिप्स पे रखें. सिर्फ एनसीईआरटी रटने से आपके असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे. तो उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट एकदम रखने हैं, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने टीचर से, तभी ये क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे. लाइक जो सेल वाले टॉपिक्स है, साइटोलॉजी वाले चैप्टर्स है, उनमें इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं होती. सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है, बट जो एक और सेल का चैप्टर है उसमें नहीं होता. तो वो वाला भी आपको टॉपिक जो है क्लियर करना है. उससे भी असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. इस स्टेज में ये हुआ, कैसे ये बना, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो ये तो था बायो के लिए. एक एनाटमी वाला जो है ना, प्लांट एनाटमी, उससे भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है. तो बायो में आपको पहले अपने कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करना है इन टॉपिक्स के मेनली. उसके अलावा आपको एनसीईआरटी जो है वो तो आपको पढ़नी है. आपको पता है एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस जो है वो आ जाती है और बता देते हैं क्या ये इसका रीज़न है या नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ जाता है कि ड्यू टू दिस. तो इसलिए आपको एनसीईआरटी जो है उस पर भी, उसके लाइंस पे भी फोकस करना है और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने. सो ये तो था बायो के लिए. दूसरा हमारा है केमिस्ट्री के लिए. अब केमिस्ट्री में ज़्यादा चांसेस कहाँ से होते हैं क्वेश्चंस आने के, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चांसेस आई थिंक ऑर्गेनिक में होते हैं. इनऑर्गेनिक में भी होते हैं, बट इनऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर्स है जिनसे ज़्यादा चांसेस होते हैं. ऑर्गेनिक में आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं. तो इसके लिए आपको अपने ऑर्गेनिक की जो सारे मैकेनिज्म्स है, स्पेशली जो मैकेनिज्म्स एनसीईआरटी में गिवन है, उन मैकेनिज्म्स को अच्छे से समझना है. जो ऑर्गेनिक के रिएक्शन है उनके मैकेनिज्म्स, तभी आप उनके क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे. इनऑर्गेनिक में भी कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक डीएनएफ ब्लॉक में से भी आपके बहुत सारे असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें दी हुई है बाद में, तो वो आपको अच्छे से क्लियर करनी है. ऐसे ही कुछ टॉपिक्स है जिसमें आपके क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस है. तो आपको देखना है कि ये टॉपिक्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं या नहीं. तो पहले ही आपको एक बार चैप्टर को देख लेना है अच्छे से कि इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं असर्शन रीज़न के या नहीं. उसके अलावा 11th में भी आपके टॉपिक्स हैं, लाइक आपके ऑर्गेनिक के तो जनरल, ऑर्गेनिक एंड ये वाले टॉपिक्स जो है वो उसमें से आपके क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं. लाइक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और ये वाले सारे जो रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इनमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि इनके मैकेनिज्म से पूछे जा सकते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं. तो एक तो ऑर्गेनिक आपका हो गया. इनऑर्गेनिक में भी कुछ पार्ट्स में आ सकते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस नहीं आते, और अगर वो आएंगे तो वो मेनली
या फिर मोस्टली वो जो है वो आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स आएगी। लाइक हमारे जो है एलन के मॉक टेस्ट में आते थे, फाइनल पेपर में तो आई डोंट रिमेंबर आए थे या नहीं आए शायद, बट हमारे जो मॉक टेस्ट थे उनमें जो है फिजिकल केमिस्ट्री जो थी उसकी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन्स आ जाती थी कि ये है, इसका रीज़न ये है क्या। तो वो हम जब देखते थे ना कि ये एनसीईआरटी में अवेलेबल है, तब हमें पता चलता था कि ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो वो एनसीईआरटी की लाइन्स आ जाती है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल के लिए भी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक बार एनसीईआरटी फिजिकल की भी रीड कर लेनी चाहिए। सो ये जो है फिजिकल में आएंगे तो वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आएंगे और नहीं आएंगे, ऑर्गेनिक में ज़्यादा आने के चांसेस है। सो ये आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। सो ये जो है केमिस्ट्री के लिए है। और जो तीसरा हमारा सब्जेक्ट है फिज़िक्स। फिज़िक्स के असर्शन रीज़न करने में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है। तो एक्चुअली फ़िज़िक्स के जो असर्शन रीज़न है ना वो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी से नहीं आने वाले, आपको पता है। फिज़िक्स का एक्चुअली पेपर ही आपका एनसीईआरटी से नहीं आता है, थोड़ा मतलब आता है बट कम्प्लीटली नहीं आता है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के तो आपको सिर्फ पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है वो देखने हैं। अगर उनसे डायरेक्ट कोई आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आपके कंसेप्चुअल वाले टॉपिक्स से आएंगे, या फिर आपको कोई वैसे पूछ सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड असर्शन रीज़न हो जाए कि ये है, क्या इससे इसका निकल सकता है आंसर। तो ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड जो है वो असर्शन रीज़न आ सकते हैं, या फिर आपके मैकेनिक्स और इन टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और मतलब थोड़ा टफ टॉपिक्स है ना, इनसे असर्शन रीज़न आ सकते हैं। सो ये जो है ये फिज़िक्स का है। सो आपको क्या करना है, आपको अपनी चैप्टर्स जो है वो ढूंढने हैं कि इन टॉपिक से आ सकते हैं, तो उसके आपके क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। अब क्वेश्चंस आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जो है एक तो आप क्या कीजिए अपनी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए। जो क्वेश्चंस आप जब भी एनसीईआरटी पढ़े ना तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, तो उसको आप पक्का से मार्क करें, उसको ज़रूर से देखें। और आपके मॉक टेस्ट में जो भी असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आपको दोबारा ज़रूर ट्राई करके देखना है। टेस्ट के बाद अपन जब दोबारा से उन टेस्ट को एक बार देखते हैं, क्योंकि एक बार टेस्ट करने से वो आपका क्लियर नहीं होता है, तो उसको आपको करके देखना है। और आप असर्शन रीज़न वाली कोई बुक जो है वो भी परचेज़ कर सकते हैं, तो इनसे आपके असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और डाउट्स आपको असर्शन रीज़न वाले डेफिनेटली क्लियर करने होते हैं। लाइक कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शंस में आते हैं हमारे टेस्ट में, तो उसमें अगर कोई असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन आ जाए आपके मॉक टेस्ट में तो ये नहीं उसको छोड़ दिया, आपको वो क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली क्लियर करना है, चाहे आप उसको टेस्ट में अटैम्प्ट ना करें बट उसको क्लियर ज़रूर करें। सो ये जो थी ये असर्शन रीज़न अटैम्प्ट करने की पूरी एक स्ट्रैटेजी थी तीनों सब्जेक्ट के लिए। मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था असर्शन रीज़न के लिए, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि आएंगे या नहीं, क्योंकि 2022 में जो है ये क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट टाइम आए थे। सो आपके नीट 2023 में ये क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पिछली बार आए थे इसीलिए। तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और आपको पहले से पता भी है कि आ सकते हैं, तो इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।